रूपा, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू का समय हो रहा है। 8 बजे मैं तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दूंगा। हाँ, मैं अभी बस 5 मिनट में नहा कर आई और फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। गुड़िया को भी दूध पिला दिया है। जब तक मैं नहा कर आती हूँ, तुम जल्दी से मेरे लिए 2 ब्रेड सेक दो। रूपा नहाने के लिए चली गई। विकास गोदी में अपनी 2 साल की बेटी को लिए हुए रसोई में अपनी पत्नी रूपा के लिए ब्रेड सेकने लगा। रूपा के आने के बाद दोनों ब्रेड और चाय से नाश्ता खत्म करते हैं और फटाफट से रूपा अपने इंटरव्यू के लिए निकल पड़ती है। जाने से पहले विकास रूपा से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये नौकरी मिल जाए तो हमारे हालात कुछ सुधरेंगे। अभी तो हम दोनों के हालात ऐसे हैं कि अपनी बेटी और अपना पेट ही भर पाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऊपर से उधारी वालों ने परेशान कर रखा है। पड़ोस में दरवाजे के पास बैठे हुए शशिकांत जी रूपा और विकास की बातों को सुन लेते हैं। मन ही मन बड़बड़ाते हैं कि ये सब तुम लोगों के कर्मों का ही फल है, जो आज खाने के बाद कल के लिए बैठे हो। किस चीज की कमी थी तुम्हारे पास? सब कुछ तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए सब करके दिया था। बंगले से लेकर गाड़ी तक तुम्हारे पिता ने तुम्हें दी थी, लेकिन अपने पिता की दी हुई संपत्ति की तुमने कदर नहीं की और ना ही अपने पिता की कदर की। अपने पिता की उम्र का ख्याल भी ना रखा और उन्हें ऐसी जगह छोड़ आई कि मैं दोबारा से अपने मित्र विक्रांत से मिल भी नहीं पाया हूँ। मैंने उनको ढूंढने की कितनी कोशिश की, लेकिन एक बार भी मुझे नहीं मिले। पता नहीं मेरे मित्र को तुमने कहाँ छोड़ दिया है। अपने मन ही मन शशिकांत जी बड़बड़ाए जा रहे थे कि तभी मोटरसाइकिल की आवाज से वह रूपा और विकास की तरफ देखते हैं। रूपा शशिकांत जी की तरफ आती है और कहती है, काका आशीर्वाद दीजिए, आज मैं अपने इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। बेटा, जिसने तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दिया था तुम उसका मान ना रख पाई, तो अब मैं तुम्हें कोई आशीर्वाद ना दे पाऊंगा। इतना कहकर शशिकांत जी घर के अंदर चले गए, क्योंकि रूपा और विकास ने अपने पिता विक्रांत जी के साथ जो किया था वह सही नहीं था। शशिकांत जी ने अपने मित्र को अपने घर में तड़पते हुए देखा था। आज जब समय की मार पड़ी तो वही बेटे बहू मेरा आशीर्वाद लेने के लिए आ गई। अपने घर के बुजुर्ग को कंकाल मात्र बनाकर पता नहीं कहाँ छोड़ आए हैं और अब मेरा आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों को कभी नहीं मिलेगा। दरअसल 5 साल पहले रूपा और विकास लखनऊ के एक बहुत ही धनी इलाके में एक बड़ी सी कोठी में अपने पिता विक्रांत जी के साथ रहते थे। विक्रांत जी आर्मी से रिटायर अफसर थे। जिस कॉलोनी में उन्होंने अपनी कोठी बनवाई थी वह आर्मी अफसर की कॉलोनी थी। शशिकांत जी भी विक्रांत जी के साथ आर्मी में काम करते थे। दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र भी थे। विक्रांत जी के एक ही बेटा विकास था। दुर्भाग्य से बेटे की शादी के पहले ही उनके पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी के बिना विक्रांत जी को घर में बड़ा ही सूना सूना लगता था। बेटे की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई थी। नौकरी लगने से पहले ही विक्रांत जी ने अपने बेटे से शादी करने के लिए कहा कि बेटा, तुम्हारी शादी के लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, जल्दी से अपने लिए एक नौकरी ढूंढ लो और इस घर में एक बहू ले आओ। एक औरत के बिना घर बड़ा सूना सूना लगता है। जब तक तुम्हारी माँ थी घर एकदम भरा भरा लगता था, अब तो खाली घर काटने को दौड़ता है। तुम भी पढ़ाई के लिए कॉलेज चले जाते हो, घर में बहू आ जाएगी तो अच्छा लगेगा। हालांकि विक्रांत जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। आर्मी में एक अफसर थे तो खूब सारा पैसा था। ऑफिसर कॉलोनी में उन्होंने एक 500 गज की कोठी भी बना ली थी और अभी जिस कोठी में रह रहे थे अपनी पत्नी के साथ वह उस कोठी में 2 साल ही रह पाई, लेकिन बेचारी बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अपनी पत्नी नीलिमा को याद करके विक्रांत जी भावुक हो जाया करते थे कि ये घर मैंने तुम्हारी पसंद से बनवाया था और इस घर में तुम मन भर के रह भी नहीं पाई। हर चीज उनकी पत्नी की पसंद की थी। घर के एक एक चीज में वह अपनी पत्नी की यादों को संजोए हुए थे। कुछ ही महीने में विकास की नौकरी लग गई और सबसे अच्छी बात ये थी कि नौकरी लखनऊ शहर में ही थी। नौकरी लगने के बाद ही विक्रांत जी अपने बेटे विकास की शादी रूपा से करा देते हैं। शुरू के कुछ महीनों में तो रूपा अपने ससुराल में ठीक ठाक रही, लेकिन बाद में उसका रवैया विक्रांत जी के प्रति बदलता चला गया। वह सुबह सोकर ही 9 बजे तक उठती थी। देर रात तक पार्टियां करना, हर दूसरे दिन शॉपिंग करने जाना, अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमते रहना, ये सब उसे बड़ा पसंद था। हालांकि विक्रांत जी अपनी बहू को कहीं भी आने जाने से रोकते टोकते नहीं थे। घर में खाने पीने के लिए भी रसोईया लगाया हुआ था। साफ सफाई के लिए भी नौकर चाकर लगे हुए थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि
रूपा अपने पति के साथ महीने में 15 से 20 दिन घूमने में ही निकाल देती थी, जिससे विकास के ऑफिस से फोन आने लगते थे कि तुम ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले रहे हो, तुम्हारे पैसे काट लिए जाएंगे, इतनी ज्यादा छुट्टियां लोगे तो आगे चलकर तुम्हें दिक्कत भी होगी। लेकिन रूपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि ससुर की कोठी बनी हुई है, अच्छे खासे घर में पेंशन आ रही है, तो मेरे पति को कमाने की क्या जरूरत है, इस बुढ़े के पैसे को ही हम उड़ाएंगे। एक दिन विक्रांत जी बाहर गमले में लगे हुए पौधों में पानी दे रहे थे। दरअसल बागवानी का शौक विक्रांत जी की पत्नी को बहुत था। उन्होंने अपने हाथों से गमले में तरह तरह के फूलों वाले पौधे लगाए थे, साथ ही साथ किचन गार्डनिंग भी की थी। वैसे तो विक्रांत जी को गार्डनिंग का कुछ खास शौक नहीं था, लेकिन पत्नी के जाने के बाद अपने खालीपन को भरने के लिए वह पत्नी के हाथ से लगाए हुए पेड़ पौधों में और गमले में सुबह शाम पानी दिया करते थे। एक दिन रूपा तैयार होकर अपनी सहेलियों के साथ मॉल में किट्टी पार्टी करने के लिए जा रही थी। विक्रांत जी पौधों में पानी दे रहे थे कि तभी सामने से रूपा गुजरी और पानी के कुछ छींटे रूपा के ऊपर पड़े, जिससे उसके कपड़े गीले हो गए। वह अपनी सहेलियों के सामने आंखें चौड़ी करते हुए बोली, बूढ़े दिखाई नहीं देता है, इतनी बड़ी यहाँ खड़ी हूँ फिर भी मेरे ऊपर पानी डाल दिया। सुबह शाम पानी का पाइप लेकर घूमता रहता है, पूरे घर को गीला कर देता है। अब मुझे अपने कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। वैसे ही इतनी लेट हो रही थी, तुम्हारी वजह से और भी लेट हो जाऊंगी। विक्रांत जी अपनी बहू का मुंह ताकते रह गई कि बहू अपनी सहेलियों के सामने किस तरह से मुझसे बात कर रही है। ये बहू का क्या तरीका है मुझसे बात करने का। वह कुछ कह पाते इससे पहले बहू पैर पटकती हुई अंदर कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। विक्रांत जी अपनी बहू के रवैये से बहुत दुखी थे। जरा से पानी के छींटे क्या पड़े, बहू ने सबके सामने इतनी बदतमीजी से मुझसे बात की। पानी ही तो था, थोड़ी देर में सूख जाता, और मुझे क्या पता था कि जब मैं पानी की बाल लेकर मुड़ने वाला था तो पीछे से तुम आने वाली हो। शाम को विक्रांत जी अपने बेटे से इस बारे में बात करते हैं तो विकास भी गुस्से से कहता है, रूपा सही तो कह रही थी पापा, तुम भी जरा से गमले में पूरा दिन पानी देते रहते हो, पता नहीं इन गमलों से तुम्हें क्या लगाव है। किसी दिन गुस्सा आया तो तुम्हारे सारे गमले उठा के फेंक दूंगा। पूरे बेड में मिट्टी मिट्टी किए रहते हो। बेटा तुम्हें तो पता है वह गमले तुम्हारी माँ के हाथ से लगाए हुए हैं, तो क्या हो गया पापा, मिट्टी के गमले ही तो हैं, कोई कल्प वृक्ष तो नहीं है जिनको हम उखाड़ के नहीं फेंक सकते हैं। अब जो भी काम करना है ध्यान से करना, रूपा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने बहू बेटे का रूप देखकर विक्रांत जी को आने वाले समय का अंदेशा होने लगा था कि आगे का समय या यूं कहिए उनका बुढ़ापा ठीक नहीं जाएगा। इन्हीं बातों से परेशान विक्रांत जी पास के ही पार्क में अपने मित्र शशिकांत जी के साथ टहलने चले गए। शशिकांत जी और विक्रांत जी दोनों ही शाम को पार्क में टहलने जाते थे और एक दूसरे से अपने मन की सारी बातें करते थे। शशिकांत जी अपने मित्र को सलाह देते हैं कि आपको अपने लिए कुछ सोचना चाहिए। अभी तक तो अपनी पेंशन आप बेटे बहू को दे रहे थे, लेकिन बेटे बहू के रवैये को देखते हुए आपको अपने हाथ में कुछ पैसे रखने चाहिए। घर पर आकर विक्रांत जी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा मेरे बैंक के कागज और एटीएम का कार्ड मुझे दे दो, मुझे अपने लिए कुछ पैसे निकालने जाना है और अपना एटीएम कार्ड भी बदलवाना है। तभी विकास भड़कते हुए कहता है, क्यों पापा, आपको कार्ड बदलवाने की क्या जरूरत है, और आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। कुछ पैसे चाहिए हो तो मैं निकाल कर दे दूंगा, लेकिन हाँ बैंक में ज्यादा पैसे नहीं हैं, 1000 रुपए ही दे पाऊंगा। बेटा मेरे ही पैसे और मुझे देने से मना कर रही हो, कार्ड भी मेरा ही है, मुझे मेरा एटीएम कार्ड वापस चाहिए और मेरे सारे सरकारी कागज भी वापस करो जिस पर मेरी पेंशन आती है। सब कुछ तुमने अपने पास रखा हुआ है। इसी बात को लेकर के विकास और विक्रांत जी में एक तीखी बहस हो जाती है। रात में रूपा अपने पति को भड़काते हुए कहती है, देखो जी ये कोठी तुम्हारे पिताजी के नाम है, अभी तुम्हारे पिताजी के ऐसे तेवर हैं तो आगे चलकर पता नहीं क्या क्या करेंगे। हमें कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, इस कोठी को अपने नाम करना पड़ेगा। साथ ही साथ पिताजी की पेंशन भी उन्हीं के अकाउंट में आती है। आज वह अपनी पेंशन पर हक जताने लगे हैं। अभी तक तो हम उनके पेंशन के पैसे खुद ही निकालते थे, खुद ही खर्च करते थे, उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं था। हमें उनके पेंशन के बारे में भी कुछ ना कुछ तो जरूर सोचना चाहिए। विकास भी कुछ कम नहीं था, उसने भी अपने पिता के बारे में जरा भी ना सोचा और एक कलयुगी बेटे की तरह अपनी पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो रूपा, मैं कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करूंगा जिससे कोठी मेरे नाम हो जाएगी और पेंशन का एक पैसा भी वह नहीं निकाल पाएंगे। हफ्ते 10 दिन तक
रूपा और विकास अपने पापा से बात नहीं करते हैं। विक्रांत जी अपने बहू बेटे के बदले हुए व्यवहार को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हैं। ठीक से खाना भी नहीं खाते हैं और रात में नींद भी नहीं आती है। चिंता करते रहते हैं, अपनी पत्नी को याद करते हैं। अधिक टेंशन लेने की वजह से एक दिन उनको हार्ट अटैक आ गया। आनन फानन में अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। हफ्ते भर तक वह अस्पताल में भर्ती रहते हैं। मौके का फायदा उठाकर रूपा और विकास अस्पताल के कागजों के नाम पर अपने पिता से कोठी के कागजों पर दस्तखत करवा लेते हैं और पूरी कोठी अपने नाम करवा लेते हैं, जिनको विक्रांत जी समझ ही नहीं पाते हैं कि बहू बेटे उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। उन्हें तो लग रहा है कि बहू बेटे उनकी सेवा कर रही हैं। जैसे ही कोठी बहू के नाम पर हो जाती है तो विक्रांत जी के घर आने पर दोनों ने अपने पिता को परेशान करना शुरू कर दिया। अब तो वह ठीक से खाना भी नहीं देते। तबीयत खराब होने की वजह से ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहे थे। घुटनों में दर्द होने लगा है। अपने मित्र शशिकांत से भी नहीं मिल पाते हैं। कभी कभार शशिकांत जी ही उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं तो रूपा और विकास को खल के निकल जाता है। विक्रांत जी रात के 12 बजे अपने कमरे में बैठे हुए थे। आंखों से नींद कोसों दूर थी। सूख कर एकदम से कंगाल हो गए थे। ना तो ठीक से खाना खाने का मन करता था और ना ही कोई उनकी परवाह करता था। एक शशिकांत जी ही उनसे मिलने आते थे, उसको भी बहू बेटे ने बंद कर दिया। अब घर के अकेले कमरे में पड़े पड़े उनका दम घुटता था। एक दिन रात के 12 बजे वह बाहर गमलों के पास आकर बैठ गई। रात के 2 बजे बहू बेटे अपनी पार्टी करके वापस आई। गमलों के पास अपने पिता को बैठा हुआ पाया तो भड़कते हुए कहने लगे, तुम्हें बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? चुपचाप से अंदर जाकर बैठो। बहू बेटे की बात सुनकर विक्रांत जी उठकर अपने कमरे में जाने ही वाले थे कि अचानक से सीढ़ियों के पास लड़खड़ाकर गिर पड़े, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। तभी बहू बेटे उन पर और भड़कते हुए बोले, ठीक से चला नहीं जाता है, अब मेरे लिए और काम बढ़ा दिया। कौन तुम्हारी सेवा करेगा और कौन तुम्हें अस्पताल लेकर जाएगा? अब मुझसे ये सब नहीं बनेगा। पहले इतने बीमार थे, ऊपर से अब तुम्हारे पैर टूट गए हैं। मुझसे तुम्हारी सेवा नहीं बनेगी। हाँ विकास, तुम सही कह रहे हो। किसी वृद्ध आश्रम में भेज दो इनको। दूर के शहर में किसी एक वृद्ध आश्रम में बात करो और इस बुड्ढे को उधर ही भेज दो। पैरों में दर्द की वजह से विक्रांत जी करा रहे थे और अपने बहू बेटे की इतनी कड़वी बातें सुनकर अपना दर्द भूल गए और कहने लगे, बेटा तुम मुझे वृद्ध आश्रम क्यों भेजोगे? ये घर मेरा है, कोठी मैंने बनवाई है और ये मेरे नाम पर है। निकलना है तो तुम इस घर से निकल जाओ। मुझे पेंशन मिलती है, मैं अपने पेंशन से अपनी जिंदगी का गुजारा कर लूंगा। तभी रूपा चिल्लाती हुई कहती है, ये कोठी तुम्हारी नहीं है, अब मेरे नाम हो गई है। चाहे तो तुम कोठी के कागज भी देख सकते हो। कोठी के कागज अपने ससुर को दिखाते हुए रूपा कहती है, जिसे देखकर विक्रांत जी दंग रह जाते हैं। और तुम क्या मुझे घर से निकालोगे? अपने पैरों पर तो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हो। विकास ऐसा करो, कल सुबह होने से पहले ही बूढ़े को दूर के शहर में किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। अपने बहू बेटों की बातें सुनकर विक्रांत जी तड़फ गए। उस घर को कैसे छोड़ दें जिस घर को उन्होंने इतने मन से बनवाया था। जो घर उनका है आज उसी घर से बहू बेटे निकाल रहे हैं। लेकिन बहू बेटे ने किसी की ना सुनी। रात को ही दोनों ने हाथ पैर पकड़कर विक्रांत जी को कार में डाला। पैर में बेतहासा दर्द हो रहा था। बेटे बहू इतने निर्दयी हो गए कि उन्होंने अपने पिता को अस्पताल में दिखाने की जरूरत भी नहीं समझी। अस्पताल दिखाने की जगह एक दूर के शहर के वृद्ध आश्रम में छोड़ आए और पलट के भी नहीं देखा। अपने बहू बेटे की इतनी भयानक मंजर को देखकर विक्रांत जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जितना दर्द उन्हें अपने टूटे हुए पैर का नहीं था, उतना दर्द अपने बेटे के व्यवहार से हो रहा था। दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। कितने प्यार से अपने बेटे को पाला था, कितने अरमानों से घर में बहू लेकर आए थे कि बहू आएगी तो घर फिर से हरा भरा हो जाएगा, घर में अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि बहू के साथ साथ मेरा बेटा भी बुढ़ापे पर मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। बहू बेटे विक्रांत जी को वृद्ध आश्रम के अंदर भी नहीं लेकर गए थे, वह बाहर ही छोड़कर आ गए। जब सुबह के 5 बजे वृद्ध आश्रम का मैनेजर जागा तो उसने बाहर किसी के कराने की आवाज सुनी तो भाग कर आया। विक्रांत जी की हालत देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने फटाफट से विक्रांत जी को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती कराया। टूटे हुए पैर पर प्लास्टर चढ़वाया। 2 महीने तक विक्रांत जी के पैर पर प्लास्टर चढ़ा रहा। इधर शशिकांत जी घर में अपने मित्र के ना दिखने पर बड़े परेशान थे।
कई बार उनके बेटे बहू से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों ही विक्रांत जी के बारे में पूछने पर भड़क जाते थे, कुछ नहीं बताते थे। लेकिन शशिकांत जी को इतना समझ में आ गया था कि जो कुछ भी हुआ है उसमें इन दोनों का हाथ जरूर है, क्योंकि विक्रांत जी ने उन्हें अपने बहू बेटे के बारे में बहुत कुछ बताया था। बहू बेटे किस तरह से परेशान करते हैं ये सब भी उन्हें पता था। कई जगह शहरों में उन्होंने अपने मित्र को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे। लेकिन कहते हैं ना कि जो जैसा करता है वो वैसा भुगतता है। विकास और रूपा के साथ भी यही हुआ। उन दोनों ने अपने बुजुर्ग पिता के साथ जो किया था उसका फल तो उन्हें मिलना ही था। ऑफिस में इतनी ज्यादा छुट्टियां करने की वजह से विकास की नौकरी चली गई। इस बीच रूपा को एक बेटी पैदा हो गई और घर में खर्च इतने ज्यादा हो गए थे कि बिना नौकरी के रूपा और विकास अपने घर के खर्चों को नहीं संभाल पा रहे थे, क्योंकि पहले से ही शॉपिंग और पार्टियां करने का इतना ज्यादा शौक था कि एक भी पैसा बचाकर नहीं रखते थे। जगह जगह से उधारी ले रखी थी। उधारी अधिक होने की वजह से आखिर में रूपा और विकास को अपने पिता की वह कोठी बेचनी पड़ी जिसे उन्होंने अपने पिता से धोखे से ली थी। कोठी बेचकर वह उसी सोसाइटी में 2 कमरों के घर में रहने लगे जो शशिकांत जी के बगल में ही था। अपने पिता की पेंशन के पैसे से जैसे तैसे अपने घर के और बच्चे के किराए के खर्च निकाल रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक से बैंक में जाते हैं तो पता चलता है कि जिस अकाउंट से पेंशन के पैसे निकालते थे वह बंद हो गया है। अब तुम पैसे नहीं निकाल पाओगे। विकास के हाथ पैर फूल गए कि किस तरह से घर के खर्चे चलाएगा, क्योंकि अब तो घर में 3 सदस्य हो गए हैं। घर में पैसों के लाले पड़ गए, नौकरी मिल नहीं रही थी, या यूं कहें कि सड़क पर आ गए हैं। बस खाना खाने लायक पैसे थे उनके पास, इसके अलावा कोई जरिया नहीं था। आज कुदरत ने उन दोनों को ऐसा सबक सिखाया था कि आसमान के तारे नजर आ गए। जब अपने बच्चे को कुछ खिलाने के लिए नहीं ला पाते थे तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो जैसा करता है वह वैसा ही बढ़ता है। बस इसीलिए अब उनका स्वभाव शशिकांत जी के प्रति भी बदल गया था। लेकिन शशिकांत जी उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह उन दोनों की हकीकत जानते थे। आखिर में रूपा कहती हैं कि अब हम दोनों और बच्चे के पेट को भरने के लिए मैंने एक स्कूल में टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं ही हाथ पैर मार कर देखती हूँ, जिससे अपने बच्चे को कुछ खिला पिला सकें और अपना पेट भर सकें। इतना सब हो जाने के बाद भी उन दोनों के मन में एक बार भी नहीं आया कि अब भी अपने पिता से जाकर माफी मांग ले, उन्हें अपने साथ में ले आई। जैसे ही रूपा कॉलेज के अंदर इंटरव्यू के लिए पहुंचती है तो उसे कॉलेज की गार्डनिंग एरिया में एक बुढ़ा दिखाई देता है। पता नहीं क्यों रूपा उसकी तरफ बढ़ जाती है। शायद वह बूढ़ा उसे जाना पहचाना सा लग रहा था। पास जाकर देखती है तो दंग रह जाती है और कहती है, लगता है तुम्हारे पैर ठीक हो गए हैं, इसीलिए कॉलेज में माली का काम करने लगे हो। ठीक भी है बूढ़े, तेरे लिए यही सही है। घर में रहकर बहुत रौब दिखाता था, देखा कैसे घर से चुटकियों में निकाल दिया, किसी को पता भी नहीं चला। तभी विक्रांत जी अपनी बहू को देखकर आग बबूला हो जाते हैं और पानी के बाल को एक तरफ रखने के लिए जैसे ही मुड़ते हैं तो आज फिर से पानी के बाल से रूपा के ऊपर पानी गिर जाता है। आज तो पिछली बार से भी ज्यादा पानी गिर गया था, जिसे देखकर रूपा चिल्लाती हुई बोली, सिक्योरिटी, इस बूढ़े को अभी के अभी बाहर निकाल कर फेंक दो। पता नहीं इस बूढ़े को इधर किसने माली बनाया है। रूपा के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग उधर इकट्ठे हो जाते हैं और रूपा विक्रांत जी को भला बुरा कहे जा रही है। पास में खड़ा हुआ एक व्यक्ति पूछता है, अरे मैडम जी, लगता है आप स्कूल में नई आई हैं। हाँ, आज मेरा स्कूल में टीचर के लिए इंटरव्यू है, उसी को देने के लिए आई हूँ। लेकिन ये बूढ़ा इधर क्या कर रहा है, इसको जल्दी से बाहर निकालो। इस बदतमीज बूढ़े को मैं और देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तभी विक्रांत जी कहते हैं, बहू, जिस कॉलेज में तुम टीचर के पद के लिए इंटरव्यू देने आई हो, मैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। तभी पास में खड़ा हुआ एक व्यक्ति कहता है, सर अंदर चलिए, इंटरव्यू के लिए जितने भी लोग आने थे सारे आ गए हैं। आज का सारा इंटरव्यू आपको ही लेना है। विक्रांत जी उस व्यक्ति के साथ कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उन सब की बातें सुनने के बाद रूपा का तो ये हाल था कि काटो तो खून नहीं। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। भूत की तरह खड़ी हुई पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या यह बूढ़ा इस कॉलेज का प्रिंसिपल है और आज मेरा इंटरव्यू यही लेने वाला है? अब ये सोच सोच कर उसको घबराहट हो रही थी कि ऐसा ना हो कि वह मुझे इंटरव्यू से निकाल दे, जबकि मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
वृद्ध आश्रम में पहुंचने के बाद कुछ ही दिनों में विक्रांत जी सही देख रेख की वजह से स्वस्थ हो जाते हैं। मैनेजर को जब पता चलता है कि वह फौज में अफसर थे और बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो वह कहते हैं मेरे एक मित्र का पास के शहर में कॉलेज है, जहां पर वह एक आप जैसे प्रतिष्ठित और पढ़े लिखे व्यक्ति को ही प्रिंसिपल के पद पर रखना चाहते हैं, जिसके लिए विक्रांत जी खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। एक दिन वह अपनी पेंशन के लिए भी कंप्लेन कर देते हैं और बहू बेटे के पास जाने वाली पेंशन बंद हो जाती है। अब पेंशन उन्हीं के अकाउंट में आने लगी। अंदर इंटरव्यू देने के लिए रूपा जब सामने अपने ससुर जी को बैठा हुआ देखती हैं, तो अपना रंग बदलते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, पापा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और इंटरव्यू आप ही लेने वाले हैं। मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। आपके जाने के बाद हमने इतना सारा कर्जा ले लिया था कि उसके लिए कोठी बेचनी पड़ी। विकास की नौकरी भी चली गई। मेरी एक बेटी भी है, खाना भी बड़े मुश्किल से खिला पाते हैं। प्लीज मुझे इस जॉब से मत निकालिए। विक्रांत जी रूपा से कहते हैं, पहली बात तो दूर बैठिए, मैं तुम्हारा कोई पापा नहीं हूँ, मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। और दूसरी बात, मैं तुम्हारे जैसी बदतमीज टीचर को अपने कॉलेज में नहीं रख सकता हूँ, जो बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना ना जानती हो, उनका आदर ना करती हो, तो वह कोई दूसरे को क्या सिखाएगी, बच्चों को क्या सीख देगी। तुम्हारे जैसे टीचर की स्कूल में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी के अभी इस स्कूल से निकल जाओ, वरना सिक्योरिटी वाले को बुलाकर धक्के मार कर निकलवा दूंगा। बहू बेटे ने उनके साथ जो किया था, उसके बाद बहू की शक्ल देखने के बाद विक्रांत जी के दिल में एक एक चीज टिस की तरह चुभ रही थी। वह अपनी बहू को जॉब नहीं देते हैं। रूपा अपना सा मुंह लेकर कॉलेज से निकल जाती हैं। आज रूपा ने जो किया था, सारी चीजों का हिसाब विक्रांत जी ने एक साथ कर दिया। आज उसे भी अपने किए पर पछतावा हो रहा था। लेकिन वही है ना कि कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत ही होगा। इसीलिए हमेशा सभी के साथ अच्छा करने की कोशिश करिए, सभी का सम्मान करिए और कभी भी किसी के साथ धोखा करने का मत सोचना। तो दोस्तों, विक्रांत जी का फैसला आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।